नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। किम जोंग से मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन। दूसरी बार प्योंगयांग पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। जो जानकारी इस वक्त ताजा अपडेट जो हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और 24 साल बाद यह पहला मौका है जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं प्योंगयांग। ये तस्वीरें आप देखिए, व्लादिमीर पुतिन का प्लेन लैंड कर गया है प्योंगयांग में और पुतिन और किम जोंग की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे वक्त में जब दुनिया के दो हिस्सों में बड़ी जंग चल रही है, एक तरफ मिडिल ईस्ट उलझा हुआ है, इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, वहां पर ईरान का रोल बहुत अहम है जो कि रूस का एक अहम पार्टनर भी माना जाता है और दूसरी तरफ रूस खुद यूक्रेन के साथ जंग में इस वक्त शामिल है और नेटो वर्सेस रूस की लड़ाई का अंजाम हम देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक साल 2000 की जब किम जोंग उनके पिता किम इल से मुलाकात की थी साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने, और अब 24 सालों बाद यह मौका जब व्लादिमीर पुतिन प्योंगयांग पहुंचे हैं, किम जोंग उनसे उनकी मुलाकात होनी है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पूरी दुनिया की नजर है किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली इस मुलाकात पर। क्या एजेंडा नजर आ रहा है, क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में जबरदस्त चिंता के बादल मंडराते हुए हम देख रहे हैं इस मुलाकात के मद्देनजर। क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल समीर, ये ऐतिहासिक होगा खासतौर पर रूस और नॉर्थ कोरिया के लिए, क्योंकि 24 साल के बाद खुद व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ऐसा वक्त है जब लगातार रूस जो है कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ना सिर्फ आप यूक्रेन वॉर को कह सकते हैं, बल्कि अमेरिका लगातार जिस तरीके से नाटो को शक्ति दे रहा है या फिर नाटो लगातार जिस तरीके से चैलेंज कर रहा है। अभी महत्वपूर्ण यह है कि रूस और नॉर्थ कोरिया, आपको याद होगा कि जाने से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर कितना इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया रूस के लिए। और अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि रूस को लगातार नॉर्थ कोरिया से जो आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए, जो आर्टिलरी शेल चाहिए, वो सबसे बड़ी खेप है जो अभी रूस को मिलने वाली है। इससे पहले भी 10,000 से ज्यादा कंटेनर्स रूस को भेजे गए नॉर्थ कोरिया से, जिसमें आर्टिलरी शेल से, एम्युनिशन से, जिसका इस्तेमाल रूस ने भरपूर किया। और अब नॉर्थ कोरिया के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ साजो सामान, बल्कि आप देखिए प्रोडक्शन लाइन, यानी नॉर्थ कोरिया ये चाहता है कि सबमरीन, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरे आर्म्स एंड एम्युनिशंस के लिए जो प्रोडक्शन लाइन स्टैब्लिश करनी है वो रूस स्टैब्लिश करके दे नॉर्थ कोरिया को। तो एक आपसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देश चाहते हैं और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसे वक्त में दोनों ही देश लगातार अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अमेरिका को लगातार नॉर्थ कोरिया धमकाता रहता है, अपने लगातार टेस्ट करता रहता है। तो ऐसे वक्त में रूस और नॉर्थ कोरिया का ये क्लोजनेस, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बड़ी चुनौती होगी खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। ठीक है सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से जुड़ी अपडेट है। किम जोंग का जंगी जखीरा देखेंगे राष्ट्रपति पुतिन। किम जोंग दिखाएंगे अपने घातक हथियार। किम जोंग ने वेपन डिपो का किया है दौरा। उत्तर कोरिया के वेपन डिपो में दिखी घातक मिसाइलें। और एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया की यात्रा से पहले पुतिन का लेख सामने आया है। रूस उत्तर कोरिया के बीच संबंधों को बढ़ाने पर इसमें जोर दिया गया है। दोनों देशों के संबंध लगभग 7 दशक से ज्यादा पुराने हैं। यह कहना है पुतिन का, हर मुश्किल समय में दोनों देश साथ साथ खड़े रहे। तो नॉर्थ कोरिया के दौरे से पहले उन्होंने एक लेख लिखा है और यह लेख भी चर्चा में है। और सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, नॉर्थ कोरिया का दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे में ये लेख और ये बताते हुए कि ये कितने पुराने संबंध हैं और इन संबंधों के आधार पर क्या कुछ हो सकता है, इस तरफ भी इशारा करते नजर आ रहे हैं पुतिन। देखिए पुतिन का इशारा ना सिर्फ आप देखिए कि मिलिट्री अलायंस को लेकर है, बल्कि इकोनॉमिक अलायंस को लेकर भी है। अभी नॉर्थ कोरिया को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो गैस हो, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो साजो सामान चाहिए वो सारा रूस प्रोवाइड करेगा। और रूस को क्या चाहिए? रूस को चाहिए वेपन, रूस को चाहिए आर्म्स एंड एम्युनिशन। वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड करेगा। एक तरीके का नॉर्थ कोरिया प्रोडक्शन हब होगा रूस को साजो सामान पहुंचाने के लिए। रूस अपनी मैन पावर के साथ जितना आर्म्स एंड एम्युनिशन वेपन डेवलप कर सकता है, उससे
सबसे ज्यादा नॉर्थ कोरिया लगातार कर रहा है। तो ऐसे में दोनों ही चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ एकजुट होंगे। और इसमें तीसरा सबसे बड़ा देश चाहे वो चीन है, चीन लगातार इन दोनों देशों को सप्लाई कर रहा है। तो चीन जो साजो सामान रूस को दे रहा है, वही साजो सामान अब नॉर्थ कोरिया को भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अलायंस दे सकते हैं। और ये अलायंस किसको चुनौती दे रहा है? ये वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को, ब्रिटेन को चुनौती देने वाला अलायंस है, जिसको लेकर लगातार कई बार जो थिंक टैंक है अमेरिका के, वो जाहिर कर चुके हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर 2-3 देशों का मिलना, खासतौर पर इसमें ईरान का मिलना बहुत ज्यादा घातक होगा वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, खासतौर पर अमेरिका के लिए। नीट विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां TV9 भारतवर्ष लगातार नए खुलासे कर रहा है। कल हमने आपको दिखाया कि कैसे पोस्ट डेटेड चेक मिले और आज बैंकों से जुड़े कई ATM कार्ड और पासबुक भी बरामद किए गए हैं। इस बीच एक और मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ है और उसका नाम है संजीव मुखिया। इससे पहले सिकंदर का नाम सामने आया था और अब इस मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। नीट विवाद पर TV9 भारतवर्ष लगातार एक्सक्लूसिव खुलासे कर रहा है और हमने आपको बताया जैसे कि इससे पहले एक और शख्स के नाम का खुलासा इस बीच हो गया, संजीव मुखिया इसका नाम बताया जा रहा है। इससे पहले सिकंदर का नाम सामने आया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई ATM कार्ड बरामद किए गए। इसके अलावा कई सारी पासबुक मिलने की भी खबर सामने आ रही है। और नीट पेपर लीक मामले में रडार पर संजीव मुखिया। जी हां, पुलिस संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। नालंदा का रहने वाला है संजीव मुखिया। मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल पुलिस को संजीव मुखिया की है तलाश। नीट पेपर लीक मामले में अब बिहार पुलिस के रडार पर संजीव मुखिया नाम का शख्स है। पुलिस संजीव मुखिया की तलाश कर रही है, यानी 13 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद अगला नंबर संजीव मुखिया का है। अब आपको बताते हैं कि आखिर संजीव मुखिया कौन है। संजीव मुखिया बिहार के नालंदा का रहने वाला है। संजीव का बेटा BPSC पेपर लीक मामले में बेऊर जेल में बंद है। संजीव का बेटा MBBS कर चुका है। 2020 में संजीव की पत्नी ने चुनाव भी लड़ा था। इससे पहले पेपर लीक मामले में सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आ चुका है। नीट पेपर लीक मामले का किंगपिन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। पहले रांची में ठेकेदारी का काम करता था। 2012 में बिहार SSC परीक्षा पास की। SSC के जरिए जूनियर इंजीनियर बना। बेटा और बेटी दोनों MBBS कर रहे हैं। दामाद MBBS के बाद PG कर रहा है। रोहतास में 3 करोड़ के LED घोटाले का आरोप है इस पर। LED घोटाले में जेल भी ये जा चुका है। रिहाई के बाद नीट पेपर लीक गैंग से जुड़ा। और अब बात TV9 भारतवर्ष के खुलासे की। नीट गड़बड़ी पर TV9 भारतवर्ष का बड़ा खुलासा आपको बता दें क्या है। पटना के AG कॉलोनी के लालू खटाल के पास अहम सुराग मिले। किराए के मकान में दरअसल कई बैंकों के ATM कार्ड्स बरामद किए गए। EOU यूनिट ने कुछ पासबुक्स भी जब्त किए। TV9 के पास जब्त सामानों की पूरी जानकारी मौजूद है। ये नीट विवाद पर TV9 भारतवर्ष का एक और बड़ा खुलासा है। पटना के AG कॉलोनी में लालू खटाल के पास अहम सुराग मिले हैं। किराए के मकान में कई बैंकों के ATM कार्ड मिले। EO यूनिट ने कई बैंकों के पासबुक को भी जब्त किया है। TV9 के पास जब्त सामानों की पूरी सूची और पूरी जानकारी मौजूद है। अब आपको इस एक्सक्लूसिव खुलासे की पूरी जानकारी देते हैं। जब्त हुए सामान में SBI का ATM कार्ड संख्या 940457959533 है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड संख्या 942154145977 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक खाता संख्या 3389695772 है। HDFC बैंक की पासबुक खाता संख्या 50100216765810 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक खाता संख्या 3389696241 है। कोटक महिंद्रा बैंक की चेकबुक रवि कुमार का नाम 19 पन्ने है। ICICI बैंक का डेबिट कार्ड शत्रुघ्न सिंह का नाम। और साथ ही पेपर लीक को लेकर हमारे सहयोगी रुपेश कुमार का एक्सक्लूसिव खुलासा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर बता देते हैं। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अमूल्य विजय की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई। NTA केंद्र से 2 हफ्ते में मांगा गया है जवाब। दोबारा परीक्षा कराने और जांच की मांग। देश की सर्वोच्च अदालत में आज नीट मामले में सुनवाई टल गई। अब अमूल्य विजय की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी, जबकि कोर्ट ने NTA और केंद्र से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नितिन विजय की याचिका पर भी सुनवाई की गई।
इस दौरान वकील ने कहा कि ऐसी परीक्षा होगी तो कैसे डॉक्टर बनेंगे। इस पर एनटीए ने कहा कि जवाब देने दीजिए। नितिन की याचिका पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही आदेश नहीं दे सकते। अब आपको बताते हैं कि नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ टिप्पणियां की हैं। अगर 0.1% भी लापरवाही हुई तो पूरी तरह से निपटे। बच्चों की तैयारी और मेहनत को भूल नहीं सकते। केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगा। 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा है। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में इस मौके पर पूजा अर्चना भी करेंगे। किसान सम्मान योजना की 17वीं किश्त भी वो जारी करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ का लाभ इस मौके पर मिलेगा। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा शुरू हो जाएगा। जीत की हैट्रिक के बाद पीएम पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। इस दौरान मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। इस कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अब आपको पीएम के दौरे का पूरा शेड्यूल बताते हैं। पीएम शाम 4:15 पर किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने क्या बयान दिया है, जरा सुनिए। आप किसान उनको बुला रहे हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उन किसानों को आप बुला रहे हैं। निश्चित तौर से किसान की बात, जो किसान आज प्रताड़ित है, जो चिंतित है, वो रखेगा, न कि केवल इनके दिखावटी और इनके एजेंट के रूप में जो लोग हैं उनको आप गेरुआ पहना दीजिए, उनको टोपी पहना दीजिए, ढोल नगाड़ा। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहाँ के सांसद आ रहे हैं, इनको निमंत्रण बांटने की क्या जरूरत है। और दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में विधानसभा चुनाव पर मंथन। मीटिंग में महाराष्ट्र झारखंड को लेकर मंथन। तो दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, मंथन किया गया। महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर विचार विमर्श। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। इस लक्ष्य को साधने के लिए आज दिल्ली में बैठक होगी। मीटिंग में महाराष्ट्र और झारखंड पर मंथन किया जाएगा, इसलिए दोनों ही राज्यों के बीजेपी कोर ग्रुप के नेता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। अब आपको तफसील से बताते हैं कि बैठक में किन दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। महाराष्ट्र झारखंड से बीजेपी कोर ग्रुप के नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव। इस दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे, स्थानीय मुद्दों और नेताओं की भागीदारी पर चर्चा होगी। जाहिर है कि विधानसभा का यह रण बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राज्य के सीट समीकरण काफी हद तक बदल गए हैं। महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ और इंडिया ने बढ़त बना ली। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का रुख क्या होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक, लोकसभा स्पीकर पद को लेकर चर्चा इसमें होनी है। डिप्टी स्पीकर पद पर भी चर्चा होगी। शाम 5 बजे राजनाथ सिंह के आवास पर यह मीटिंग होनी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होने वाली इस बैठक में संसद सत्र, लोकसभा स्पीकर पद, डिप्टी स्पीकर पद जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं इस अहम मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, टीडीपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने ललन सिंह भी शामिल होंगे।
मुद्दे की बात है कि सरकार ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। ऐसे में राजनाथ सिंह विपक्षी पार्टियों और बीजेपी के सहयोगी दलों से बातचीत कर एक आम राय बनाने की कोशिश करेंगे। तस्वीर तब साफ होगी जब संसद सत्र का आगाज होगा, जिसमें अब कुछ ही दिन बाकी हैं। नई लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान नए सांसदों के शपथ लेने से लेकर नए स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस अभिभाषण में सरकार के कामकाज को लेकर एक खाका के साथ अभिभाषण पर भी धन्यवाद होगा। कांग्रेस ने उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है। यानी प्रियंका गांधी की वायनाड से चुनावी राजनीति में एंट्री हो रही है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट छोड़ रहे हैं, जबकि रायबरेली से वो सांसद बने रहेंगे। ये ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। खुद राहुल और प्रियंका ने इस दौरान इस फैसले पर बयान दिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। उधर बीजेपी ने संसदीय राजनीति में प्रियंका की एंट्री और राहुल के वायनाड सीट छोड़ने पर निशाना साधा। जिस वायनाड ने उनको बचाया, जिस वायनाड ने उनको पार्लियामेंट में भेजा, सदन में भेजा, अमेठी हारने के बाद उस वायनाड को वे छोड़ रहे हैं। दिखता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। और वायनाड सीट के बाद रायबरेली की घोषणा तब तक नहीं की जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो गया था। इसको तो वायनाड की जनता के साथ धोखा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में अब सियासत तेज हो गई है। एनसीपी शरद गुट ने दावा किया है कि अजीत पवार गुट के कई नेता अब पाला बदलने की तैयारी में हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार के दावे की वजह से महाराष्ट्र की सियासत के फिर से गर्म होने के आसार हैं। रोहित पवार ने दावा किया है कि एनसीपी अजित गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, जो विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद पाला बदलने को तैयार हैं। अनेक लोक पक्ष सोडण्याचा विचार सुद्धा त्या ठिकाणी करत आहेत। आमच्याही संपर्कात जे कुठले आमदार आहेत त्या सगळ्यांची भूमिका आहे की एकदा अधिवेशन होऊ द्या, अधिवेशनामध्ये फंड मिळू द्या आणि अधिवेशनाच्या काळामध्ये तिथे असणारे जे नेते आहेत, ज्याच्यामध्ये दादा सुद्धा आहेत, आम्ही अधिवेशनाच्या आधी निर्णय घेतला तर दादांना फेस कसं करायचं। मग या सगळ्या कन्फ्युजनमध्ये अनेक आमदार म्हणतात एकदा अधिवेशन होऊ द्या, मग आम्ही योग्य असा निर्णय घेऊन। रोहित पवार के मुताबिक मॉनसून सत्र के बाद एनसीपी शरद गुट के कई प्रमुख शरद पवार मामले पर फैसला लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 27 जून से 12 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन बाद से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर प्रशासन हर मोर्चे पर तैयारी कर रहा है। सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। भगवान भोले के भक्तों को सुविधा और सुरक्षा के साथ बाबा बर्फानी अमरनाथ के दर्शन कराने को लेकर संकल्पित है। पवित्र गुफा के रास्ते ही नहीं बल्कि यात्री निवास जहां भक्त ठहरेंगे वहां भी पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। पैनी नजर रखी जा रही है, ड्रिल की जा रही है, किसी भी तरह की बाधा न पैदा हो इसकी व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि 29 जून से शुरू होकर बाबा बर्फानी की यात्रा 19 अगस्त रक्षाबंधन वाले दिन तक चलेगी। बताया जाता है कि इस बार भी यात्रा के दोनों मार्गों बालटाल और पहलगाम से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। इस बीच हवा और जमीन हर स्तर पर जवानों की पहरेदारी होगी। श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शेड भी तैयार किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में रियासी, कठुआ, डोडा समेत कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए के साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग के बाद कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। वो दिन दूर नहीं जब अमरनाथ की नगरी में बम बम भोले की गूंज होगी। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने सुरक्षा बलों के एक मॉक ड्रिल को अपने कैमरे में कैद किया। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। 29 जून को बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है।
ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं और उसके साथ साथ CRPF के जवान हैं जो लगातार यहाँ पे पूरे इलाके में मॉक ड्रिल चला रहे हैं। और यहाँ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये यात्री निवास है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को अपने घेरे में डाला हुआ है और यहाँ पर जो रूम इंटरवेंशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर अपने कंट्रोल में रहे। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर है, जवान है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पर ये बनाई गई है कि अगर कोई भी आपातकाल जैसी सिचुएशन बनती है तो उस वक्त किस तरीके से रूम इंटरवेंशन करना है। और तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और CRPF के जवानों को देख सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर ली गई है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। दार्जिलिंग के रंगापानी स्टेशन के पास जहां सोमवार को रेल हादसा हुआ था, रेलवे ने वहां रेल सेवाएं शुरू कर दी हैं। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कल शाम को 6:30 बजे जो अप लाइन थी उसको फिट दिया गया था डीजल से चलने के लिए और डीजल से बहुत सारी ट्रेनें आपने चलते हुए भी देखी होंगी। अभी सुबह में 7:30 बजे के आसपास में जो डाउन लाइन थी उसको भी फिट दे दिया गया, उससे इलेक्ट्रिक लोगों के साथ में ट्रेन चलेगी और यह काम 24 घंटे के अंदर में कर दिया गया है। वहीं आज से रेलवे इस हादसे की जांच भी कर रहा है। जांच के बाद चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी मामले पर रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। आज और कल इंक्वायरी चलेगी जिसमें कि बहुत सारे घटनाएं जो हुई, जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, तो ये अपना बयान और अपना जो वाकया दर्ज करवाएंगे। उसके हिसाब पे CCRO साहब जो घटना के जो बेसिक कॉस्ट थे वो बता करके देंगे उन्हें। सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली में शुरू हुआ जल संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 60 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए देश की राजधानी से सामने आई कुछ फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीरें। दिल्ली की सड़कों पर बस्तियों में पानी के लिए खाली बर्तनों की लाइन देखिए। पानी के लिए बगुला भगत की तरह टैंकर की राह ताकना लोगों की मजबूरी देखिए। ये राजधानी की दिल्ली के गीता कॉलोनी की स्लम बस्ती का हाल है, जहां सूरज निकलते ही पानी की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। टैंकर आते ही मारामारी शुरू हो जाती है। देखो ना हमारा पानी सब डूब खाली जाता है। कैसे गुजारा करोगे साहब? तो क्या करें, गुजारा मरे चाहे जिए और क्या। वीडियो आप भी खाली जा रहे हो? हाँ भैया खाली जा रहा हूँ। अच्छा कैसे गुजारा करोगे शाम तक? खरीद के लाऊंगा, क्या करूँगा। ओखला, वसंत विहार, लोधी रोड, गीता कॉलोनी, दिल्ली के 4 इलाकों की ये तस्वीरें देखिए। ये दिल्ली के चारों कोनों की जैसे तस्वीर बयां कर रही हैं। टैंकर से लोग अब पानी की बड़ी बड़ी टंकियां भरने लगे हैं। ऐसे में पीने का पानी भी कई लोगों को नहीं मिल रहा। इधर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन समाधान की सूरत नहीं दिख रही है। बस ये 2-3 ही टैंकर आते हैं यहाँ पे। अगर किसी को 1 टंकी मिला, किसी को 2 टंकी मिला बस। अरे बहुत परेशानी है, क्या करें, पूरा दिन पानी पानी में चला जाता है। दिल्ली में चिलचिलाती हुई गर्मी और पानी की किल्लत से राहत के लिए अगर आप शिमला का रुख करना चाह रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। दिल्ली ही नहीं, शिमला के लोग भी पानी की संकट को झेल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पानी के लिए टैंकर, लंबी लाइन में खड़े लोग, ये हालात हो चुके हैं शिमला के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी प्यासी है। प्यास बुझाने के लिए लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी की सप्लाई 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन बाद पहुंच रही है। शिमला के कई गांवों में पानी की आपूर्ति पिछले हफ्ते भर से बंद बताई जाती है। लोग दूर से पानी की व्यवस्था करने को मजबूर हैं। कुछ इलाकों में शिमला नगर निगम टैंकर की व्यवस्था कर रहा है। लोगों को पानी स्टॉक करके रखना पड़ रहा है। निगम अपील कर रहा है कि लोग पानी बचा कर रखें, इस्तेमाल में सावधानी बरतें। 42 से 43 ml की रिक्वायरमेंट की, और आज का टूरिस्ट का सीजन है, उससे लगभग 45 ml तक हमारे को रिक्वायर्ड है। जहाँ जहाँ टैंकर की डिमांड आ रही है उसको लेकर के भी हमने पानी देने का जो हमारा कंट्रोल रूम हमने बनाया वहाँ, उसके माध्यम से भी पानी दे रहे हैं। जल संकट से जूझते शिमला के लोगों की शिकायत है कि ये टैंकर भी समय पर नहीं आ रहे हैं। एक और जहां कई जगहों पर पानी की कमी है, वहीं असम के कई हिस्सों में बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों की दिक्कत बढ़ा दी।
तस्वीरें असम के गुवाहाटी की हैं, जहां चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राज्य में हुई भारी बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद अनिल नगर और चांदबारी इलाकों में रास्ते पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। पूरे इलाके में पानी भरने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि रात में पानी गिरा और इतना पानी भर गया है कि रास्ते तक डूब गए हैं। लोगों ने सवाल उठाया कि हम यहाँ कैसे आएंगे और कैसे बाहर जाएंगे। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ के पानी को हटाने के लिए डायवर्जन की जरूरत है। उधर असम के कई जिलों में बाढ़ का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई जिलों में बाढ़ के चलते सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से आई बाढ़ में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीमगंज और धेमाजी जिलों में कई गांव बाढ़ के पानी में जलमग्न हैं। आईएमडी ने राज्य में लगातार बारिश की चेतावनी और अलर्ट को जारी किया है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय सहित देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 20 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के सिर आपस में टकराए। आपको यह सुनकर अजीब लग रहा होगा, क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। किसी बात को लेकर मंच पर नीतीश कुमार हंसते बोलते बतियाते दिखे। इतने में जो कुछ हुआ वो लोगों को हैरान कर दिया। यह है मंत्री अशोक चौधरी का सिर। नीतीश कुमार ने पहले मंत्री प्रेम कुमार से टकरा दिया। इसके बाद कुछ बातें हुई और फिर देखिए अशोक चौधरी को लेकर वो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास लेकर आए और उनके सिर भी एक दूसरे से टकरा दिए। नीतीश कुमार की एक्टिविटी किसी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये वीडियो दनादन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अपनी एक्टिविटीज से सुर्खियों में रहने वाले नीतीश के मंत्रिमंडल के सहयोगियों के सिर एक दूसरे से टकराने वाली एक्टिविटी भी खूब शेयर की जा रही है। नीतीश कुमार के आगे मंत्री करते भी क्या, उन्होंने नीतीश कुमार के कहने पर हाँ में हाँ मिलाया, सिर हिलाया और फिर आपस में सिर टकराए। अब नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया ये वो ही जाने या फिर सिर टकराने वाले जाने, लेकिन नीतीश कुमार का ये वीडियो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया, जिसे देख वो भी हैरान हो गए। लेकिन कर भी क्या सकते थे, सिर टकराने की तस्वीर सरेआम थी, सामने खड़ी आवाम थी। और बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर कई लड़कियों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। लड़कियों के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। छोड़ दीजिए, ऐसा होना चाहिए ना रे भाई। बर्बरता की ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़के लड़कियों को पीटा जा रहा है। मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने का खुलासा हुआ है। इसके लिए आरोपी पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती करते थे, इसके बाद फिर नौकरी की इच्छुक युवतियों का यौन शोषण करते थे। इसका विरोध करने पर आरोपी बेल्ट से पिटाई भी करते थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता ने इससे परेशान होकर इंसाफ की गुहार लगाई। यहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर इस घिनौने खेल का शिकार हुई पीड़िता को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो वो इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अहियापुर थाने में FIR दर्ज की है। अगली खबर का रुख करेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो महज खबर के लिए नहीं है, बल्कि हमको और आप सबको आगाह करने के लिए हम दिखा रहे हैं, क्योंकि रील बनाने की सनक की वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 11 सेकंड का आखिरी वीडियो है। आखिरी सीन है आसमान का, जहां कुछ नहीं है, यानी एक छोटी सी गलती मौत की तरफ आपको ले जा सकती है। बताया जाता है कि 23 साल की श्वेता सुबह से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं। श्वेता मुस्कुराती हुई नजर आती हैं, जो खुलदाबाद इलाके के दत्त धाम इलाके में रील बनाने के लिए गई थी। शिवराज बुले रील के लिए वीडियो बना रहा था। श्वेता जैसे ही कार में बैठी, उनकी कार रिवर्स गियर में चली गई और पैरों के नीचे हड़बड़ाहट में एक्सीलेटर आने से कार तेजी से पीछे गई और सीधे खाई में गिर गई। देखिए, कुछ सेकंड तक ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद से कार को रिवर्स कर रही हैं, लेकिन अगले ही पल जब एक्सीलेटर पर पैर जाने से तेजी से कार पीछे गई, शिवराज के चिल्लाने की आवाज आती है।
बताया जाता है कि खुलताबाद के सुलेभंजन दत्त मंदिर के पास प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अक्सर लोग यहाँ घूमने फिरने या फिर रील बनाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा की दीवार नहीं है। अगर सुरक्षा दीवार होती तब भी श्वेता की जान बच सकती थी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर एक चलते ट्रक में आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से यह बड़ा हादसा टल गया। रास्ते पर चल रहे ट्रक में लगी भीषण आग की ये तस्वीरें यूपी के ताजनगरी आगरा से सामने आई है। चलते ट्रक में आग लगने की वजह से सड़क पर हड़कंप मच गया। राहगीरों के शोर बचाने पर ड्राइवर को पता चला तो वो उसे एक पार्क के पास ले गया और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक वो पेपर रोल लेकर कर्नाटक से आगरा आया था। लोगों के आग की सूचना देने पर उसने तुरंत ट्रक को एडीए पार्क के पास ले गया और पार्क में लगे सबमर्सिबल के पानी से उसने लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सारे पेपर के रोल जल चुके थे। लोगों का कहना है कि ड्राइवर की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। ये मामला आगरा की फतेहाबाद रोड के रमाडा होटल के पास का बताया जा रहा है। अभी ट्रक में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। थाना ताजगंज पुलिस ने केस दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। असम के उदलगुड़ी में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस सिलसिले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे ठीक एक दिन पहले बॉर्डर से लाखों रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए थे। पुलिस के मुताबिक ये AK-56 है। यह हथियार आपको भले ही जंग खाया हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ये जंग नहीं बल्कि पुलिस की नजरों से छिपाए जाने की तरकीब वाले निशान है। असम के उदलगुड़ी के एक गांव में पुलिस को खबर मिली कि बड़ी संख्या में गोला बारूद और AK-56 जैसे घातक हथियार बेचने के लिए लाए गए हैं। खबर पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की। पूछताछ के बाद हमें पता चला कि शांतिपुर गांव में एक घर में उन्होंने हथियारों और एम्युनिशन को छुपा के रखा हुआ है। इमीडिएटली हमारी टीम वहां पे गई और हमने वहां से एक AK-56 राइफल, एक मैगजीन और 668 राउंड्स ऑफ लाइव एम्युनिशन सीज किए हैं। इसमें हमने एक केस रजिस्टर किया है लीगल आर्म्स का एंड उसके अलावा 2 के लोग को अरेस्ट भी किया है। हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि ये हथियार कहीं उग्रवादी संगठनों को तो नहीं दिए जाने थे। इससे ठीक एक दिन पहले असम पुलिस ने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास BSF ने 2 कथित ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। एक गाड़ी से करीब 9 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स बरामद की गई थी। और पूर्वोत्तर में तस्करों की घुसपैठ बढ़ गई है। मेघालय बॉर्डर पर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 19 टन से ज्यादा चीनी जब्त की है। इन बोरियों में चीनी भरी है। ये चीनी मिठास के लिए नहीं बल्कि बॉर्डर पर खटास पैदा कर रहा है। मेघालय और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात BSF मेघालय फ्रंटियर ने स्थानीय पुलिस की मदद से इसे जब्त करने में सफलता पाई है। जवानों ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले के रोगरा सीमावर्ती क्षेत्र में यह सफलता पाई है। अधिकारियों के मुताबिक ये चीनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक एक खंडहर हो चुके घर में छिपाकर रखे गए थे। आकलन के मुताबिक 19,000 किलोग्राम से अधिक चीनी बरामद की गई। चीनी को रोंगरा पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। हालांकि चीनी के साथ किसी के गिरफ्तार किए जाने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठीक एक महीने पहले भी गारो हिल्स इलाके से BSF मेघालय फ्रंटियर के जवानों ने 42 टन से ज्यादा चीनी जब्त की थी, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई थी। बताया जाता है कि पूर्वी जैतिया हिल जिले के कुलियांग सीमा के रास्ते तस्कर बांग्लादेश से अवैध रूप से चीनी ला रहे हैं। तस्करी की गतिविधियों के बाद चौकसी को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। जयपुर में दुकानदार पर एक युवक ने नुकीले हथियार से हमला कर दिया। इस वारदात का CCTV भी सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां एक दुकानदार पर युवक ने नुकीले हथियार से हमला कर दिया। दुकानदार के सिर पर पीछे की तरफ गर्दन पर बोरी सिलने की सुई जैसे हथियार से वार किए। 1-2 बार नहीं बल्कि युवक ने दुकानदार की हत्या के इरादे से बार-बार हमला किया, लेकिन दुकानदार ने युवक को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी भाग निकला। देखिए किस तरह युवक पूरी तैयारी के साथ दुकान में घुसता है और फिर अचानक हमला कर देता है।
आरोपी युवक ने अपना चेहरा मास्क से छुपा रखा था, जो पिछले 10 मिनट से दुकान की रेकी कर रहा था। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। आरोपी के रेकी करने से लेकर हमला करने तक की पूरी तस्वीर दुकान के बाहर और अंदर लगे कैमरे में कैद हो गई। इस पूरे मामले में घायल दुकानदार अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीड़ित सोडाला थाने पहुंचा, जहां अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है, आरोपी की तलाश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। लोग पार्कों में सुबह सुबह योग और आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जारी हैं। एनडीएमसी की ओर से लोगों को योग और आसनों की ट्रेनिंग की जा रही है। दिल्ली के तालक टोरा स्टेडियम में योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहां लोग अलग अलग तरह के योग और व्यायाम करते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि उन्हें इससे काफी फायदा भी मिल रहा है और माइंड इतना बिल्कुल फ्रेश और शांत, बहुत हमें जो एनर्जी फील होती है योग करने से, वो हमें बहुत शांति देता है। इससे सारे दिन की ऊर्जा मिलती है, काम करने में लगन लगती है, मतलब फुर्ती रहती है और निरोगी रहते हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि अगर मन प्रसन्न है तो तन प्रसन्न है। अपने मन को सुखी, खुश और स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने शरीर को भी सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रखना पड़ता है और उसी की एक सूत्रधार है योग। हम 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। इस दिन भारत और दुनिया भर में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी। यात्रा से पहले सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल भी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 29 जून से दरअसल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और उससे पहले किस तरीके से सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल कर रही थी, उस वक्त वहां पर TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौजूद थी। आप भी देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की ये रिपोर्ट। 29 जून को बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं और उसके साथ साथ CRPF के जवान हैं जो लगातार यहाँ पे पूरे इलाके में मॉक ड्रिल चला रहे हैं। और यहाँ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये यात्री निवास है और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से पूरी बिल्डिंग को अपने घेरे में डाला हुआ है और यहाँ पर जो रूम इंटरवेंशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर अपने कंट्रोल में रहे। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर है, जवान है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सिचुएशन यहाँ पर ये बनाई गई है कि अगर कोई भी आपातकाल जैसी सिचुएशन बनती है तो उस वक्त किस तरीके से रूम इंटरवेंशन करना है। और तस्वीरों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और CRPF के जवानों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के जवान हैं वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो ड्रिल है वो यहाँ पर बनाई गई है कि अगर कोई भी रियल टाइम सिचुएशन बनती है, अगर कोई भी आपातकाल सिचुएशन बनती है तो उस वक्त इस बिल्डिंग को किस तरीके से सिक्योर करना है, किस तरीके से जो यहाँ पर यात्री रुके हुए हैं उनको यहाँ पर सिक्योर करना है। लगातार लोगों से भी जम्मू कश्मीर पुलिस और जो प्रशासन है वो यहाँ पर अपील करती हुई नज़र आ रही है कि आप यहाँ पर आए, बेफिक्र हो के यात्रा में आप आए और बाबा बर्फानी की यात्रा करें। चाहे वो बाल्टल रूट हो, चाहे वो चंदनवाड़ी रूट हो, चाहे वो अनंतनाग की तरफ जो जाती है पहलगाम रूट हो, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। और अब क्योंकि कुछ ही दिन में बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होगी और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो रूम इंटरवेंशन है वो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक मॉक ड्रिल है जो हम आपको दिखा रहे हैं और अंदाज़ा लगाइए कि अगर रियल टाइम सिचुएशन, अगर ये मॉक ड्रिल है तो रियल टाइम सिचुएशन किस तरीके की होगी। ये देखिए किस तरीके से जवान धीरे धीरे करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। हर एक
मूवमेंट को यहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं, हर एक इलाके को यहाँ पर सिक्योर कर रहे हैं। ना सिर्फ जवान बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों के साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। और तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरीके से जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पर सिक्योर किया जा रहा है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घट सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। न्यूजीलैंड में उड़ान के समय एक विमान में आग लग गई जिसके बाद करीब 100 लोगों की जान अटक गई। आसमान में जलता हुआ आग का ये गोला कोई साधारण घटना नहीं बल्कि बड़े हादसे की आग थी। बताया जाता है कि यह आग उड़ते हुए एक विमान में लगी। घटना एक उड़ते हुए पक्षी के टकराने के बाद हुई। पक्षी के टकराते ही विमान के इंजन में आग लग गई। विमान आसमान में काफी ऊंचाई पर था। जलते हुए आग के गोले को देख कुछ लोगों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। विमान में 73 लोग सवार थे। आग लगने की खबर के बाद उनकी सांसें हलक में अटक गई, लेकिन पायलट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोगों को हौसला दिया। इधर हवाई अड्डे को खबर की गई। हवाई अड्डे पर अग्निशमन की टीम तैनात हो गई। कुछ देर बाद पायलट ने बड़ी ही सूझबूझ से यात्री विमान को न्यूजीलैंड हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार दिया, जिसके बाद लोगों की जान में जान आई। बताया जाता है कि ये विमान ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न जा रहा था। विमान में आग लगने के कारण उसे न्यूजीलैंड के इनवर कारगिल शहर में उतारा गया और एक बड़ा हादसा टल गया।